हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और पीएमएस के एक और लेक्चर के साथ। पीएमएस और सीएसएस दोनों के लिए ये सेम लेक्चर ही होगा। कच्चे गड़े बाकी से दिखी कि आज हम जदीद शायर जो है उनको पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर पढ़ने का तरीका पहले भी जैसे मैंने पिछली जदीद शायर में बताया भी था कि हम लोग इस तरह पढ़ेंगे कि थोड़ा सा तारुफ तारुफ की पहले दो तीन लाइनें पढ़ ली बुक से भी। जब भी आप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपने डायरेक्शनल स्टडी कैसे करनी है। अगर आप सारा का सारा पढ़ने लग जाएंगे तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो सिर्फ वो शेर पढ़ेंगे हम जो कि हमने पेपर में कोट करने, प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तीन लाइनें या चार लाइनें जनरल एक्सप्लेनेशन आपने ऊपर देनी है हर हेडिंग के अंदर। फिर एक शेयर कोट करना है उसी से रिलेटेड, उस जनरल जो आपने लिखी है बातें उनसे रिलेटेड शेयर कोट करना है जो कि हम पढ़ेंगे। और फिर उसी शेर से रिलेटेड दो तीन बातें और नीचे लिख दें और आपकी एक हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह आपने 7 से 8 शेर याद करने हैं एक अ, उसके लिए, एक सवाल के लिए। ठीक है, तो हम लोग वही 7 से 8 शेड करेंगे और उसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन जो है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर ये लेक्चर आप पूरी तरह से पूरी अपनी होशोवास में ये लेक्चर ले लेते हैं अच्छी तरह, तो आपका सिर्फ आपका एक काम रह जाएगा, वो है शेर याद करना। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको वैसे ही याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ नहीं करनी वो वहीं से कांटा लगाते रहूँगा। कच्चे घड़े बाकी सिद्दीकी नवी नज़म ते पंजाबी के पोटहारी लहजे के शायर हैं। ठीक है, ये बात आपने लाजमी लिखनी। फिर उसके बाद जी बाकी सिद्दीकी नू पोटोहारी लहजे के नुमाइंदे ते नवी पंजाबी पोटोहारी नज़म दे मुढ़ले शायर होने का भी एजाज हासिल है। बस। और आप बल्कि ये भी लिखना, और अपनी शायरी विच पोटोहारी सकाफत दियां खूबसूरत है मन मोहनिया तस्वीरें पेश की हैं। बस, ये तारुफ काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप तारुफ को और बढ़ाना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि मतलब एक जनरल सा तारुफ बना लें जो कि आप हर शेर की शायर के लिए लिख सकते हैं। कि जैसे इसने लिखा है ना कि ओना अपनी शायरी विच जैसे अभी यहाँ पर फोटो और इसकाफत, अभी इसी जगह अगर आप पंजाब की इसकाफत डाल दें, पंजाब लिख दें सिर्फ, तो ये अहमद राही के लिए बन जाएगी लाइन। ठीक है, तरंजन जो अहमद राही ने पिछले लेक्चर लिया, उन्होंने अपनी शायरी भी पंजाबी इसकाफत दी खूबसूरत मन मोहन तस्वीरें पेश की थी। बस। तो इस तरह एक जनरल सी एक्सप्लेनेशन तैयार कर लें। तीन लाइन इधर से उठाएं, तीन लाइनें पिछले वाला जो शायर हमने पढ़ा अहमद राही उधर से उठाएं और तीनों को जोड़ दें। और उसके बाद सिर्फ वर्ड्स की दो तीन वर्ड चेंज होंगे, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन तारुफ सेम होगा। कभी भी ये वाला तारुफ नहीं लिखते हैं कि वो कब पैदा हुए और वो कब वफात हुए, उन्होंने क्या क्या ज़िंदगी में किया। ये बिल्कुल फजूल तरीन अप्रोच है कि जो ये लोग तारुफ लिखते हैं। याद रखिएगा एक बात कि सीएसएस कभी भी आपसे ये डिमांड नहीं करता है कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। सीएसएस हमेशा आपसे डिमांड करता है आपका आईक्यू कितना अच्छा है, आप बातों को जोड़ते कैसे हैं। और अब देखिए ना, जो रेफरेंस शेयर भी आपने कोट करना है वो कितना रेलिवेंट है। तो रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है। आपकी मेमोरी का टेस्ट नहीं हो रहा है, आपके आईक्यू का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, मेमोरी और आईक्यू और ये सारी चीज़ें भी अलग अलग चीज़ें हैं। इसका लेक्चर भी साइकोलॉजी में इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने अपनी पब्लिसिटी कर दी। अच्छा जी, कच्चे घड़े दा वेरा करो। कच्चे घड़े वाक़ तिकी हो रहा था पंजाबी नज़मां दा मजमूआ है जेड़ा पहली बार, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, डिजिटल इन्फॉर्मेशन से मतलब ये है कि जहाँ पर नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन आपने छोड़ देनी, ये भी आपने छोड़ देना। उसके बाद ये भी छोड़ दें। अब ये बात आपने लिखनी है कि पंजाब, या आप लिखें पंजाब की सकाफत विच कच्चे घड़े का मतलब। ठीक है, तो ये लाइन आप लिखेंगे पंजाब की। देखिए उसने बुक पे भी ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ये जिस जहाँ से मैंने बुक डाउनलोड की है। पंजाब की तहजीब सकाफत विच कच्चा घड़ा सोने के महिवाल दे इश्क की अलामत है। आपको पता है औरतें उस वक्त तो पानी आपको भरने जाना, अब तो पानी की पूरी एक कह लें लाइन्स बिछ की हुई हैं, लेकिन उस वक्त औरतें पानी जो है वो एक कच्चे से घड़े में भर के लाती थी जिसमें पानी ठंडा भी रहता था, रेफ्रिजरेटर का भी काम करता था और पानी को कह लें एक जगह पे इकट्ठा रखने का भी काम करता था। तो उस उन ज़मानों की जो लोक कहानी है, प्लस जो जितने बड़े बड़े नसर निगारों ने उनकी कहानियाँ लिखी हैं, उसके अंदर उन्होंने इसका जो है ना उसको कच्चे घड़े को भी बढ़ाना एक सिम्बॉलिक लिया। अगर आप कुरलूस उस्मान वगैरह को देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि वो जो बहुत बड़े आलिम है, मुझे नाम आही आलिम है, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, लेकिन
उन्होंने भी कच्चे घड़े का कॉन्सेप्ट जो है ना पूरे ड्रामे के अंदर कच्चे घड़े का कॉन्सेप्ट रखा है, और जिससे वो दुनिया की कह लें कि सच्चाइयाँ बताते हैं कि एक इंसान एक मिट्टी की तरह है, और जो इंसान कच्चा होता है वो कच्चा घड़ा होता है, जो इंसान उसको उसी कच्चे घड़े को आप अगर उसमें पकाएं हीट में और गर्मी में उसको पकाएं तो वही सख्त हो जाता है। तो ये एक दुनिया, एक जो उसका अमल होता है ना पूरा, एक मिट्टी के कीचड़ से उसका पक्का घड़ा बनने तक का, वो सारा जो है ना कह लें कि इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो बिल्कुल उसके मुताबिक ऐसी वैसी ही होती है। तो बाहर ये एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर इंटरेस्ट मैंने आपको बता दी। ये जो इधर लिखी है बहुत, ये बिल्कुल ठीक है। जबकि अलामती तौर पे कच्चे घड़े तो मुराद इंसान दा आरजी ते फानी होना, इसलिए नहीं वही बात आ गई। मैंने हालांकि ये वाली एक्सप्लेनेशन पढ़ी नहीं थी, ये मेरी अपनी एक्सप्लेनेशन थी। आरजी ते फानी होना लिया जाता है, यानी कच्चा घड़ा इंसानी जिंदगी में आरजी फानी ते बेसबाक होने का इस्तार है। यही एग्जैक्टली बात जो मैं बता रहा था आपको, उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये लाजमी लिखिएगा, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। सो या तो आप इस तरह करें कि तारुफ जो है इन दोनों का मिला के तारुफ लिख दें, ठीक है। अगर नहीं तो आप इसका तारुफ की हेडिंग डालने के बाद एक और अलग से हेडिंग डालें, जिसके अंदर आपको मैंने भी हेडिंग बता दी कि पंजाब की तहजीब सकाफत विच कच्चे घड़े दा मायनी, ठीक है, ये कच्चे घड़े दा मतलब। तो उसके अंदर ये सारी एक्सप्लेनेशन आप लिखते हैं। लेकिन मैं वैसे ये सजेस्ट करूँगा कि तारुफ के अंदर ही 2 पैराग्राफ बना के अगर आप लिख दें, और इसके अंदर जो कच्चा घड़े को अगर आप मार्कर से तो नहीं, मैं रिकमेंड कभी भी करता कि ब्लैक पेन से आप इसको कच्चे घड़े को इस तरह कर दें, ये लगा दें, और उसके बाद एग्जामिनर को भी नज़र आ जाएगा कि आपने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद अगला शेर हम लोग करेंगे माशरे हला माशरती हालात की अक्कासी। बड़ी अच्छी हेडिंग है ये, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, यही हेडिंग यूजली इस तरह भी होता है कि आप सिर्फ शेर याद कर लें, तो उस शेर के मुताबिक आप जब आप सारे शायर को पढ़ लेंगे ना तो आपके पास जहन में इतना मटीरियल हो जाता है कि आप कोई भी हेडिंग खुद से बना सकते हैं। और आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप कोई भी हेडिंग खुद से बना सकें। आपको शेर याद हो, बस इतनी चीज़ होनी चाहिए कि आपने सिर्फ शेर याद करने और हेडिंग्स खुद से ही बनानी। मैंने कभी भी हेडिंग्स याद नहीं की, और अलहमदिल्ला मैंने सारे एग्जाम जो सीजन के वो पास किए, कभी हेडिंग्स नहीं आती, ठीक है। हमेशा अपनी हेडिंग्स खुद बनाइए, और एग्जामिनर भी ये देखना चाहता है कि आप, क्योंकि एग्जामिनर ने भी ये बुक पढ़ी होगी ऑब्वियसली, तो वो रटे रटाई चीज़ें नहीं देखना चाहता, वो आपने कैसे उसको लिया, आपने उसको कैसे देखा, वो बातें वो सुनना चाहता है। लेकिन फिर भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। बाकी से देखिए दिया नज़मां ਵਿੱਚ समाजी ਤੇ माशरती हालात ਦਾ गहरा शोर नज़र आਉਂਦਾ है, ठीक है जी। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾत ਤੇ वारदातों का बयान है जिन्होंने नाल हर शख्स कभी ना कभी जरूर दो चार होता है। तो जब कोई भी उनकी उसको पढ़ रहा होता है इस किताब को, तो उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये मैं ही हूँ और ये मेरे साथ सारा कुछ हुआ। तो बाकी से देखिए औरत ਦੀਆਂ नज़मां पढ़ के पता चलता है भाई उन्हें किसी की तकलीफ नहीं की सगों अपना नवा ते वखरा अंदाज, उन्होंने मतलब किसी की एक हर शायरी का ना एक तरीका होता है, ठीक है। तो उन्होंने किसी कह लें कि शायर की तकरीर उसको फॉलो नहीं किया, उन्होंने एक नए ही अपना तरीका बनाया कि जिसके थ्रू वो लिखते हैं अपना आपके किरदार हम लोग जहाँ पर सगों अपना नवा ते वखरा अंदाज अपना के अपने आलत वाले बारे गहरे दुख का इजहार बारे विच बैठा धक्का तक किया। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली है ना, ये काफ़ी है, ठीक है। ये जब आप लिखना शुरू करेंगे ना रजिस्टर पे, तो ये कम से कम 7-8 लाइनें बन जाती हैं, जो कि ज़्यादा होगी। तो ये आपने पहले जी एक्सप्लेनेशन लिखी, उसके बाद अब एक शेर है अगला, वो आपने लिखा। अच्छा शेर भी अब देखें जी, इतना लंबा लंबा एक उसने दिया हुआ किताब है, लेकिन हमने क्योंकि डायरेक्शनल स्टडी करनी है, तो शेर सिर्फ उतना उसके अंदर से उठाना है, मेन शेर एक उठाना है जो कि उस पूरे सारे शेर को एक्सप्लेन करे, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं, मैं आपको भी मार्क करवा देता हूँ इस किताब के अंदर से, और वही शेर मैंने भी याद किए थे अपने CSS के टाइम पे। अच्छा जी, ਬੱਦਲ ਆਨ ਤੇ ਝੱਕੜ ਚੱਲਣ, चीरे उड़न साफे खुलन, टक्का टक न सका बारी विच बैठा तक। अच्छा जी, बदल आन, ये बदल आन का मतलब बादल आ रहे हैं, और ये बदल भी वो वाले नहीं जो नॉर्मल बादल जिनके अंदर पूरा कह लें जोश भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो उन्होंने आके गरजना भी है और बरसना भी है। तो झक्कड़ चलन है आंधी चलना, ठीक है। चिड़े उड़न साफे खुलन, चिड़े उड़न का मतलब है वैसे तो इस चिड़े से मतलब ये है कि कपड़े जो है ना वो बेलिबास होना चिड़े उड़न से, और साफे खुलन ये भी इसका भी मतलब जो है आपका बेलिबास होना ही है।
تو تکا تک نہ سکا، وہ کہتا ہے دیکھ رہا ہوں لیکن دیکھا نہیں جا رہا، باری وچ بیٹھا تھا اور اندر جو ہے نا گھر کے اندر اس کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں. باری وچ بیٹھا تھا مطلب گھر کے اندر جو والی جو جگہ ہے نا وہاں سے میں بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہوں. اچھا اس کا علامت یہ ایک علامتی نظام ہے جس کے اندر بادل جو ہیں کہہ لیں معاشرتی تبدیلیاں، آپ کی جو معاشرتی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بدل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ معاشرتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس کو یاد رکھیے گا اس بات کو. بادل آنے سے مطلب ہے معاشرتی تبدیلیاں آنا، اور اس کے بعد جھکڑ چلن. جب جیسی معاشرتی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا آ رہی ہیں؟ برائیاں آ رہی ہیں. جھکڑ چلن، برائیاں آنا شروع ہوگی. جب آندھی جب آتی ہے تو اپنے ساتھ کیا لے کے آتی ہے؟ مٹی لے کر آتی ہے، اپنے ساتھ دھول لے کر آتی ہے. تو یہ وہی ہے سوشل معاشرتی تبدیلیاں جو ہے وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آ رہی ہیں؟ اپنے ساتھ برائیاں لے کر آ رہی ہیں. چیڑے اڑن ساتھ کو کسی کی بھی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور وہ ہر انسان جو ہے نا وہ بے لباس ہوتا جا رہا ہے. تکا تک نہ سکا بارے میں بیٹھا تھا اس کے ہمارے ساتھ ایکسپلینشن کی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے سے یہ چیز یہ جو ہے نا لمحات یہ دیکھے نہیں جا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں. اور ہم اس طرح ہی کرتے ہیں کہ آج اگر موٹر وے کیس اگر آپ کو نظر آئے تو ہم نے دیکھا، اور ہم نے بہت برا بلا موٹر وے ریپ کیس ہوتا اس میں ہم نے بہت برا بلا سوچا، بہت برا بلا کہا بھی، فیس بک پہ بھی شیئر کیا، لیکن کیا کوئی بھی عملی طور پہ باہر نکلا؟ نہیں نکلا. جو لوگ نکلے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ نہیں نکلے وہ یہی حساب ہے ان کا کہ تکا تک نہ سکا. ہم یہ بات سن تو نہیں سکتے کہ یار اتنا برا کسی کے ساتھ ہو گیا، لیکن بارے میں بیٹھا تھا، لیکن اب پھر بھی ہم بیٹھ گئے ہوتے ہیں اس چیز کو دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کہہ لیں کہ وہ دیکھ وہی نا 3 درجے ہیں نا، وہ جو حدیث میں بھی بات ہے کہ ہاتھ سے روکو دل میں برا جانو. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تکا تک نہ سکا بارش ہم لوگ ہاتھ سے برا ہمارے پاس ہوتی پاور ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو دل میں برا جان کے کہہ رہے ہیں دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ ساری ایکسپلینیشن جو آخری والی میں نے بتائی دل میں برا جاننے والی، وہ والی نہ لکھیے گا، وہ جسٹ کہہ لیں کہ ایک آپ کا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے اس بات میں. اس کے بعد جی، اس کے بعد ظاہر سے باطن سے فرق کے اندر ایک شعر ہم پڑھتے ہیں. ظاہر سے باطن سے فرق کا مطلب یہ ہے کہ انسان باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ. ٹھیک ہے، نظر میں تے میں وچ معاشرے تو ہٹ کے بندے دے دورے پندا نوحہ بیان کیتا گیا تے دسیا پائی کیویں بندہ اپنے ظاہر تے باطن پاروں وکھرا وکھرا نظر آتا ہے. ہونا انسان دے اندر اچھا جی، کسی کے اندر بھی نظم کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو اس کو چھوڑ دیں، زیادہ ٹینشن نہیں لینی. ایزیسٹ تھنگ ہے پنجابی، صرف شعر یاد کرنا مشکل کام ہے اس کے لیے. اچھا جی، ظاہر تے وکھرا وکھرا اونا انسان دے اندر تے باہر دے فرق دا ویرا ایک مائے نفسیاندان وانگو کیتا ہے تے تھلے دا. اچھا جی، نیچے نظم لکھی ہوئی ہے. میں انسان میں کئی پچھاوے میری کئی پچھاوے مطلب میرے کئی سائے ایک پچھاوا دنیا تک کے ایک جو ہے سایہ وہ دنیا دیکھتی ہے، اور پچھاوے میڈے در شکن. وہ کہتے ہیں باقی پچھاوے باقی سارے میرے جو ہیں پچھاوے وہ میرے مینڈے مطلب کا مطلب میں نے پہلے بتایا تھا، مینڈے کا مطلب ہوتا ہے میرے. ٹھیک ہے، میرے اندر شکن میرے اندر چھپے ہوئے ہیں. مینڈی مٹی چٹن مینڈیاں نیہا پٹن. اچھا میری جو شخصیت ہے، یہ جو پچھاوے ہیں میرے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ میری شخصیت کو مینڈی مٹی چٹن مینڈی نیہا پٹن، وہ میری اندر سے مجھے کھوپلا کری جا رہے ہیں. نیہا نیہا وہ جو گھر بناتے ہوئے نیہے نہیں ڈالتے، وہ یہ وہی والی نیہا ہے. تو مینڈیاں نیہا پٹن. پٹن کا مطلب، پٹن کا مطلب کیا ہوگا؟ پٹن کا مطلب ہے ٹوٹ رہی توڑ ہے. مٹی چٹن، مٹی چٹن کا مطلب ہے چاٹ، مٹی کو چاٹنا. یہ وہی چٹن مینڈی مٹی چٹن. جب مٹی کو وہ کیا ایک ہے یجوج مجوج میرے خیال سے دیوار کے پیچھے بند کیے ہیں، اور وہ روز مٹی کو اس کو دیوار کو چاٹتے ہیں اور چھوٹی کرتے جاتے ہیں، اور ایک دن وہ چھوٹی کر کے وہ بالکل کر کے آ ہی جائیں گی. تو یہ وہی مٹی، تو مٹی چاٹنے سے مطلب وہی ہے کہ مینڈی مٹی چٹن میری جو اندر کی عمارت ہے اس کو چھوٹا کرتے جا رہے ہیں، اور مینڈی نیہا پٹن اور میرے اندر کی جو عمارت ہے اس کی نیہیں بھی جو ہے نا وہ توڑتے جا رہے ہیں. اس سے مطلب آپ کی اچھائی کی اعمال جو ہے وہ کہتے ہیں ختم کرتے جا رہے ہیں ایک طرح سے، یہ اس کا مطلب ہے. تو اس کے اندر آپ شیئر کر لیں دنیا تک کے اور پچھاوے منڈے اندر شکن میں انسان منڈے کئی پچھاوے ایک پچھاوا دنیا تک کے اور پچھاوے منڈے اندر شکن. ٹھیک ہے، یہ چار میرے خیال سے یہ تو 2 ورڈز ہی ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ 4 لائن اگر آپ کر لیں، اگر زیادہ یہ آپ کو ہے تو یہ والی 2 لائن بھی کر لیں، بس اس سے آگے نہیں آپ نے کرنا. یہ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو ہماری اب کتنی ہوگی؟ 2 ایڈنگس ہوگی. 2 نہیں سوری 3 ایڈنگس ہوگی، کیونکہ تعارف کی ایڈنگ بھی تو ہے. اس کے بعد یہ آزادی کے عالمگیری کا تصور. اب اس کے اندر نا 2 باتیں. ایک یہ کہ یہ پیدا ہوئے تھے 1909 میں، اور ان کی وفات ہوئی تھی 1970 میں، جہاں تک مجھے یاد ہے. تو انہوں نے پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا، تو ان کے اندر آزادی کا تصور تو ہوگا.
ٹھیک ہے. سو اس لحاظ سے بھی کہہ لیں کہ یہ جو شعر ہے نا، اونچیاں کندھا ڈک نہ سکن پھلا نہیں خوشبو، یہ علامتی شعر ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اونچی دیواریں جو ہیں اور جو اب یہ کچھ اس کے بارے میں کنفرم نہیں کہا جاتا کسی بھی بک میں نا، اس کی انگریز کے لحاظ سے ایکسپلینیشن نہیں ہے، تو اس کو آپ نے جنرل ایکسپلینیشن میں ہی لینا ہے کہ جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی جو ہے نا وہ ایک بڑی بیسک سی چیز ہے جو ہر انسان کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں باقی صدیقی ہو رہا نے آزادی کی حقیقت میں ایسے سونا ڈنگ نال بیان کیتا ہے اے پائیو ایک عالمگیر تے پاک تصور بن کے ابھرے. آزادی ایک اجیا سونا سچا جذبہ تے تصور ہے. اچھا سچجا کا میں نے پچھلی ویڈیو میں مطلب بتایا تھا، تو چلیں میں اب آپ لوگوں کو کہتا ہوں گیس کریں کہ گورنمنٹس میں سچجا کا مطلب کیا ہے، یا آپ لوگوں کے اسائنمنٹ. سچا جذبہ تصور ہے جیڑا کل جگ تے عالمگیر ہے. ایدے بیان نے خوشبو کا استعارہ استعمال کرنا اجیا نادر تے انملا اسلوب. انملا مطلب جو کہیں بھی جس کی اگزامپل نہیں ملتی ہے اسلوب ہے جیدی مثال پوری پنجابی وچ شاعری وچ گھٹ گھٹ ملے گی. وہی اس نے آگے ایکسپلین کر دی. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے 4-5 لائنیں لکھی، 2-3 آپ نے یہ ایک 3 لائنیں شیئر کی لکھی. آپ کرو جی اللہ فیصلہ 2 ہیڈنگ، اگلے ایک ہیڈنگ اور ہو. اچھا جی. اس کے بعد آ رہے معاشرتی خرابیاں. معاشرتی خرابیاں میں اوبویسلی معاشرتی خرابیاں پہ وجہ سے والی ہیڈنگ ہم کریں گے. جی ہم ہیڈنگ کریں گے. اس کے اندر شیئر ایک مل گیا ہے یہ والا. اصل میں آپ لوگوں کو میں اس بک سے پڑھا رہا ہوں اور خود میں اپنی والی بک سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ یہاں سے مجھے پڑھنا تھوڑا مشکل ہو رہی ہے. اچھا جی. باقی سے اپنے عہدے سے معاشرتی خرابیاں تو چنگی طرح واقف ہے. یہ بات دیکھیں جنرل ہے جو آپ ہر کسی شہر کے ساتھ ملا کے لکھ سکتے ہیں کہ احمد رائی اپنے معاشرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ جانتے ہیں. اور سرمایہ دی غیر مساوی تقسیم، دربار سرکار دا غیر ذمہ دارہ رویہ، معاشرتی بے روی، سفارش تے رشوت بیان تنزو گہرے نشر چلاندے نے نشتر چلاندے نے. اچھا جی. اس کے اندر چلاندے دکھائی دیندے نے. یہ نشتر کیا ہوتے ہیں؟ وہ تیر جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. طنز کے تیر. نظم گڈی وچ. اچھا یہ والے جو ہے نا یہ چھوڑ دیں. یہ نا جب تک آپ ساری نہ پڑھ لیں تب تک آپ یہ ساری نہ لکھ دیں تب تک آپ نہ اس کا لکھ نہیں سکتے. تو اس کے بعد نا یہ جو نظم ہے، یہ نظم جو ہے نا یہ ایک مجھے اچھی لگی. اس میں کہتے ہیں نیرا اکھیاں ٹوٹ گنے تے رات کرے ارمان، ایک دویاں ننگا کر کے پسند جدا انسان. اب اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اندھیرا اکھیاں ٹوٹ گنے. اس کا مطلب ہے اکھیاں اندھیرا، اکھیاں مطلب آنکھیں، نوٹ گننے کا مطلب ہے بند کر دیں. ٹھیک ہے. تو اندھیرا جب اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو رات کرے ارمان، اور رات جو ہے وہ افسوس کرتی ہے ایک دویں ننگا کر کے حسن جدا انسان. اچھا اس کی ایگزامپل نا یہ اس کی ایکسپلینیشن سپر پہ دی ہے. ہنیرا تے رات جہدے تو ستر کوشی کا تصور ابھرتا ہے وہ بھی حضرت انسان جڑا سب سے مخلوق وچ افضل سمجھا جاتا ہے تے کار ویکھ کے شرماندہ ہے. تو انسان جو رات کے جو انسان کے برے اعمال ہے نا اس کو دیکھ کے رات بھی شرما جاتی ہے. کیونکہ زیادہ تر آپ کام دیکھیں گے نا جتنے بھی، اب میں وہ مینشن دینا نہیں چاہ رہا، لیکن جتنے بھی بڑے بڑے طوائف گھر ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے کہہ لیں اس طرح کے اڈے ہیں، وہ رات کے وقت ہی زیادہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دن میں اس طرح کے کام. تو رات جو ہے نا وہ خود اپنے آپ سے افسردہ ہو جاتی ہے. تو رات کرے ارمان، تو رات افسوس کرتی ہے ایک دویں ننگا کر کے حسن جدا انسان. تو اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک شعر جو ہے نا، یا اتنا بھی اگر آپ لکھتے نا اندھیرا اکھیاں نوٹ گنے تے رات کرے ارمان، تو اس کے اندر یہ ایکسپلین ہو جاتی ہے بات کہ انسان کے گناہوں کو دیکھ کر رات بھی جو ہے نا وہ افسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اندھیرا اکھیاں نوٹ گنے، اندھیرا اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور رات کرے ارمان، اور رات افسوس کرتے ہیں. اس کے بعد جی اگلی ہیڈنگ میں دادو ایک بدماش والی ہم پڑھیں گے. یہ بڑے مزے کی نظر ہے. چلو یہ آج پوری پڑھتے ہیں. ویسے ہم نے تو اس میں 2-3 شیئر کرے ہیں لیکن مزے کی ہے تو پڑھیں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا. صرف مزے کے لیے پڑھ. اچھا جی. ظالم تو انجام باقی صدیقی اور نے کچھ ایجے معاشرتی کردار تو اچھا اس کے اندر نا انہوں نے ایک دادو، ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دادو ایک بدماش ہے، ایک نا بدماش کا کریکٹر لیا جس کو انہوں نے پورا شروع سے اینڈ تک ایکسپلین کیا کہ وہ کرتا کیا ہے، کس طرح پھرتا ہے. تو اگر ہم یہ نظم ہی پڑھ لیں تو اوپر والے ایکسپلینیشن پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو وہ کہتے ہیں جی دادو ایک بدماش اونچا شملہ رکھے چٹے کپڑے لائے ٹرنا پھرنا فتنہ
कोई कम ना छोड़े। अच्छा, यहाँ तक इसकी ये हो गया उसका, इतना कह लें करेक्टर एक्सप्लेन, क्योंकि इसके अंदर वो कह लें कि चिट्टे कपड़े पहनता है फुल, मतलब वो जो होते हैं नहीं है, बदमाश इस तरह होते हैं। टुरना फिरना फितना, उसका टुरना फिरना फितना है, कोई कम ना छोड़े, राती सना लाए, फर्जे फजरे किकरा तले, बह के खेडे ताश। अच्छा जी, राती सनहा लाए क्या मतलब है, लकब जरी, ठीक है। तो सनहा मतलब के थेफ्ट, ठीक है, चोरी करना, डाकू, डाकू है रात का, ठीक है। और उसके बाद है जी फजरे किकरा तले, वो कहता है फजर के वक्त जो है ना वो उसकी किक्कर के दरख्त के नीचे गुजरती है, मतलब कि वो फजर भी नहीं पड़ता है, ठीक है। बह के खेडे ताश, और रात सारी जो है वो ताश खेलते हैं निक्के। उसके बाद ये आगे आ रहे, निक्के वड्डे सारे उसमें आके नंगे, ठीक है। वो हर बंदे की, जब आपको पता है बुरे लोग हर बंदे की पर्सनैलिटी को जानते होते हैं। सारे बुरे लोग सारे बुरे लोगों को जानते होते हैं कि कौन अंदर से बुरा है, कौन क्या करता है। वो आपने बात सुनी थी ना कि रात करे अरमान, तो बुरे लोग हमेशा रात को एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो और जो वो जाहिर थे बातिल वाली बात भी आपने सुनी थी कि अंदर बाहर से कुछ होता है इंसान, तो अंदर से कुछ होता है। तो जो इंसान अंदर से कुछ होता है वो रात को बुरे काम करने के लिए निकलता है, तो वो अपने एक ऐसे दोस्त से भी जाके मिल लेता है, या ऐसे मोहल्लेदार से भी जाके मिल लेता है कि जो कि बाहर से तो कह ले मौलवी साहब होंगे, लेकिन अंदर से क्या होंगे, बुरे होंगे। तो इस वजह से वो उस जगह पे भी दोनों एक ही जगह पे मौजूद होंगे, तो अब दोनों एक दूसरे की असलियत जानते हैं अंदरूनी। तो इसके अंदर ये सारी जो है ना बातिल और जाहिर का तस्वुर, और कह लो रात करे अरमान वाला सी सारी एक्सप्लेनेशन इस दो लाइनों के अंदर है। निक्के बड़े सारे उसके आगे लगे, राह विच खुल के पानी कुड़ियां कोलों मंगे, लड़कियों को छेड़ता है जिथों कोई रोके उथों मुड़ मुड़ लंगे। जिधर से उसको कोई रोकता है कि नहीं जिधर से गुजरना, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी हैं, तो उधर से जान जान के और गुजरता है। उसके बाद ये मैं से पढ़ा ही जा रहा है, कस्सी बच्चों फजरी, कहता है कस्सी का मतलब है नाला, जो काला जहाँ पर पानी नहीं गुजर होता है, गंद वाला पानी। कस्सी बच्चों फजरे, फजरे अभी मैंने आपको बताया फजर का टाइम। कहता है फजर के वक्त नाले में से लबी उसने लाश, उसकी लाश मिली धातु एक बदमाश। तो इंजाम जो है आखिर उसने बुरा की, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, बल्कि हैप्पी एंडिंग ही है, वो बदमाश मर गया। तो अब जी इसके अंदर ना आपने ये लाइन जो है ना तीन याद, निक्के उठे सारे उसने आगे नंगे, राह विच खुल के पानी कुड़ियां कोलों मंगे। तो ये दादू एक बदमाश, क्योंकि ये ना एक बड़ी फिनोमिनल बात है, ये एक पूरा आप पिछली सारी एक्सप्लेनेशन एक साथ जोड़ सकते हैं, निक्के उठे सारे उसके आगे नंगे, ठीक है। तो कि इंसान दूसरे इंसान की असलियत कैसे जानता है, और जाहिर और बातिन का तस्वुर आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया। तो ये शेर जो है ना ये इस पूरी कह लो उसको एक्सप्लेन करता है। और दूसरा आप कुड़ियां को ना मंगे वाला ये वाली बात भी लिख सकते हैं कि औरतों की जो इज्जत है ना वो भी नहीं की जा सकती, की जाती है उस माशरे में इतनी ज्यादा। मतलब इनकी तरफ से बुरे बुरे जो अनासिर थे उनकी तरफ से औरतों की इज्जत, अब तो बखैर माशरा काफी बदल गया, औरतों को काफी कानून की प्रोटेक्शन, लेकिन उस टाइम कानून की भी औरतों की प्रोटेक्शन कम होती है। उसके बाद ही तरक्की पसंद, अब इसके अंदर ये एक इंडस्ट्री के ऊपर ना एक पूरी पोएम है, ये भी देखें काफी लंबी पोएम है। अगर कोई बंदा इसको सारे को सारा पढ़ना है बैठ के तो बेवकूफ़ी होगा। तो हम लोग ये है कि इसके अंदर से जो मेन शेर है वो निकालेंगे, बाकी छोड़ दें। चलिए बाकी से तरक्की पसंद तहरीक दे मौजूद में भी डाडी खूबसूरती नाल बयान करते हैं, और समाज की तबकाती वंड के खिलाफ ने, सरमायादार जागीरदार ते मजदूर। अच्छा ये कार्ल मार्क्स का जो है ना कॉन्सेप्ट, इंशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस की हम सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें कार्ल मार्क्स में आपको लाजमी पढ़ाऊंगा। कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है ना उसके अंदर यही है कि वो और इनका नजरिया ना बिल्कुल सेम है, कि जिसके अंदर कार्ल मार्क्स ये कहता है, वैसे ही सुन रहे हैं, ये लेक्चर लंबा होता जा रहा है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि सब कुछ ना सबको बराबर पे मिलनी चाहिए, सबको बराबर रहना चाहिए, जो भी पूरे मुल्क के पास कह लो हर प्रेसिडेंट की भी 25,000 तनख्वाह होनी चाहिए, और एक चपरासी की भी 25,000 तनख्वाह होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा वो कहता है ये बिजनेस मैन है ना असल में यही इस पूरी सोसाइटी की ईवल्स है, और जो गवर्नमेंट है, क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, या रिच लोग हैं वो इस पूरी अलीट्स जो रिच है, वो जो बिजनेसमैन है वो इस सारी सोसाइटी के इवल्स हैं, वो क्या करते हैं आपको एक मशीन के पीस की तरह यूज करते हैं, आपसे पैसा कमाते हैं, और पैसा कमा के अपनी जेब में रहते हैं, क्योंकि मजदूर जितना कमाता है ना वो कंपनी उसको सिर्फ उसका 5% देती है, ये आप हमेशा याद रखिए। कंपनी इस तरह हायर करती है लोगों को कि उसने जितना कमाना है आपसे, उसने उसका आपको 5 से 10% देना। तो ये सारा उनका सिस्टम, तो इसके ऊपर वो काफी कहते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर हम करेंगे शेर। अच्छा जी, ये है मुंशी मुच्छा वट के गरजिया।
मुंशी जो है, जो कि हिसाब किताब करता है, मुछा वट के गजिया, गजिया मतलब बोला, और गुस्से से बोला गजिया को, मिलना गुग्गू बजिया। मिलना गुग्गू मतलब मिल के अंदर वो जो टू टू वो जो होती है ना, वो बजी। छुट्टी का टाइम होने वाला, छुट्टी का टाइम हो रहा है, ये शिफ्ट चेंज होने का टाइम हो रहा है। इंजन खटखट चल रहे, इंजन की आवाज़ आ रही खटखट, दिल लोहे ना लोया हुआ है। और जो सारे लोग हैं वो कह लो कि वो जज्बात से आ रही हैं, और सिर्फ एक रोजगार के लिए। अब ये किसको पसंद है मिल में काम करना? किसी को भी पसंद नहीं ये चीज़। हर शख्स चाहता है कि वो आराम से एसी में बैठे, मतलब अच्छी लाइफ हो। तो किसी किसी का इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं, मेरा शौक है मैंने मिल में वह काम करना। सिर्फ दिल लोहे ना लोया होगा मतलब है कि इंसान अपनी मजबूरी के तहत सिर्फ उधर है, और उसके दिल के अंदर उस काम के लिए भी कोई कह लो एफिलिएशन नहीं है। ना उस मिल की तरफ की एफिलिएशन है, ना उस मुंशी की तरफ की एफिलिएशन है। बस क्या है, वो पिसी जा रहा है। ठीक है। सो इस मैंने देखा था इस 4 लाइनों के अंदर ना आपको सारा कुछ, जैसे मुंशी का रोल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कार्ल मार्क्स का भी आपको रोल बताया कि क्या है जी, निज़ाम जो है वो सही तरह डिवाइड नहीं हुआ हुआ। रिच जो है, अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जाता है जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई। ठीक है, और गरीब जो है वो गरीब तर होता जाता है। ठीक है। और उसके साथ उसको वो सिर्फ यूज़ करते हैं, जो बड़े जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं तो सेठ। सेठ अगर आते सिर्फ क्या करते हैं, हर मजदूर को यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद जी हम ये लाजमी करेंगे हेडिंग बुढ़ापे का बयान। इसके अंदर वो कहता है जी, सिंपल शेर के ऊपर आते हैं वो। बुढ़ापे की रेडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाती है, जवानी का रेड़ा हमेशा मजबूत होता है, ये सारी बातें जो इसके अंदर लिखी हुई। फिर जी गुड्डी लंघ गई ते पीछे रह गया। गुड्डी लंघी का मतलब जवानी निकल गई, पीछे रह गई। बाबा करना टिशन ते शांशा करने कान। शांशा करने कान का मतलब है कि जब आवाज़ का माना शुरू हो जाए ना, तो ये वो बात है कि शांशा करने कान, फिर बाबा करना टिशन। तो इंसान के अंदर सिर्फ कह लो कि, जैसे ये पता नहीं बात मैंने कहाँ पढ़ी थी, मुझे अपनी याद, या मेरे ख्याल से ये हदीस है कि इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है ना, तो दो चीज़ ना उसके लिए कह लें उसकी आजमाइश बनती जाती है। एक ये कि वो बदतमीज ये कह लें, या कह लें कि उसके अंदर तकब्बुर आता जाता है बहुत ज़्यादा ना, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है। तो ये वही बात है, बाबा करना टिशन। आपका जो जो है ना एटीट्यूड, उसके अंदर ईगोइज्म बहुत आ जाता है। ठीक है। तो उसके बाद ये आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर फिर देखते हैं अगर इसके अंदर हमें कोई अच्छी मिल जाए। मैं वही देख रहा था, समाज ने ये इसके अंदर भी कोई ऐसा अच्छा शेयर नहीं मिले। हमारी कितनी हेडिंग्स हो चुकी हैं अब तक? हमारी हो चुकी है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। तो हमारी वैसे 7 हेडिंग्स है जो पूरी हो चुकी हुई हैं। तो हम फिर चलते हैं इसके इख्तिताम की तरफ। अच्छा जी, ज़बान बयान वाली जो है ना, ये बात आपको हर उसके एंड में ना इस दवाई बुक के अंदर आपको मिलेगी, तो ये लाजमी पड़िएगा। क्यों? क्योंकि कई दफ़ा ना एक छोटा सा साथ पोर्शन दिया होता है कि ज़बान बयान में बयान करें। ज़बान बयान में आप फिर ये सारी बातें लिख सकते हैं कि फोटो वाली, लेकिन आपने वैसे भी अगर शेर भी याद किया हो ना, तो उस उन शेरों से ही आपको समझ आ जाती है उनका ज़बान बयान क्या। ठीक है। अब देखें, हमने शेर पढ़े, शेर क्या थे, छोटे छोटे थे। ठीक है, एक और तो पहली बात पोटोहारी, ये बात आप ज़बान बयान में लिख देंगे। फिर यदि शेर जो थे वो क्या थे, छोटे छोटे। ठीक है, बात जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में की गई। तो ये एक आपको ज़बान बयान के अंदर नजर आ गया। फिर जी फोटो वाली लाइट है, ये इसके अंदर ये बात लिखी है कि ये लिखा हुआ फोटो वाली लाइट है कुछ मखसूस रखिए, तो फोटो वाली बात होगी। ठीक है। तो आप इस और सकाफत का जिक्र किया हो गया बहुत ज़्यादा, हर चीज़ के अंदर किसी न किसी मसले का बताया गया। ठीक है। कोई भी शायर शेर ऐसे नहीं है कि जिसमें मोहब्बत का जिक्र हो गया या कुछ, तो उन्होंने किसी न किसी मसले को हर शेर के अंदर बताया, माशरे के। तो ये लिख सकते हैं उनकी ज़बान में। ठीक है जी। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अच्छे घड़े, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए शायर के साथ।